कहानी की शुरुआत में हमें एडम फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है। मोटेसिया गोमेज के साथ डांस कर रही होती है, तभी अचानक एक चोर उनके घर में घुस आता है, जो और कोई नहीं बल्कि वेंसडे ही होती है, जो गुडी एडम की किताब चुराने आई थी। मोटेसिया को इसकी भनक लग गई और वो उस कमरे में आ जाती है। वेंसडे कहती है कि मैं भूल गई थी कि आपके कान बिल्ली से भी पतले हैं। हाल ही में मुझे दिखाई दिया कि इनेट मेरी वजह से मरने वाली है। मैंने उसकी कब्र देखी जिसके चारों तरफ कोए थे और एक आंख वाला कोआ उनका सरदार था, जिसने ही गेलपिन और उसके साथी की जान ली। जरूर कोई गहरी साजिश रच रहा है, इसीलिए एक साइकिक होने के नाते आपको मुझे वो किताब देनी होगी। रिप्लाई में मोटेसिया कहती है कि हर दृश्य असली नहीं होता, दिखाई दिए दृश्य बदल सकते हैं और उनके कई मायने होते हैं। वेंसडे कहती है कि मेरी शक्तियों पर मेरा काबू है, मैं वही चीजें देख पाती हूँ जो जरूरी है, पर मोटेसिया उसे किताब देने से मना कर देती है और बताती है कि उस किताब में कोई जानकारी नहीं बल्कि शॉर्टकट्स हैं जो तुम्हें खतरनाक रास्तों पर ले जाकर सिर्फ दुख देंगे। जैसे मेरी बहन ओफेलिया के साथ हुआ था, उसने अपनी शक्तियों को खुद पर हावी होने दिया और मैं वो तुम्हारे साथ नहीं करना चाहती जो मेरी माँ ने उसके साथ किया था। मैं किताब लेकर आऊंगी। और वो वहाँ से निकल जाती है। वेंसडे को समझ आ गया था कि उसे बिना साइकिक पावर के ही इस केस को सुलझाना होगा। एंग्रेज से उसे गेलपिन का फोन तो मिल गया था, पर वो उसे अनलॉक नहीं कर पा रही थी। थिंक स्नैपिंग फिंगर्स और मोर्स कोड के जरिए वेंसडे से पूछता है कि क्या इनेट जानती है कि वो मरने वाली है। वेंसडे कहती है कि अगर उसे पता चला तो वो काफी बौखला जाएगी, इसीलिए मैंने उसे कुछ नहीं बताया। तभी एंग्रेज भी सामने आ जाती है, जो अपनी इनविजिबल पावर की मदद से वहाँ छिपी हुई थी। एंग्रेज खुश हो रही थी कि इनेट मरने वाली है। वेंसडे उस पर गुस्सा हुई बताती है कि इनेट को कुछ नहीं होगा क्योंकि मैं पहले ही कातिल को ढूंढ लूंगी। और अब वेंसडे गेलपिन के फ्यूनरल में आ जाती है, जहाँ शेरिफ सेंटियाओ और विलो हिल की डॉक्टर फेयरबर्न आई थी। वेंसडे उन्हें देख हैरान थी। सेंटियाओ बताती है कि गेलपिन पहले एक पुलिस ऑफिसर थे, इसीलिए किसी को तो यहाँ आना ही था। और फेयरबर्न बताती है कि टायलर चाहता था कि मैं यहाँ आकर कंफर्म करूँ कि उसके पिता मर चुके हैं। वेंसडे कहती है कि वो कातिल जरूर एक एवियन है, यानी वो लोग जो पक्षियों को काबू कर सकते हैं। उसे लग रहा था कि जरूर कातिल विलो हॉल का ही कोई मरीज है, पर फेयरबर्न कहती है कि विलो हॉल का कोई भी मरीज एवियन नहीं है। वेंसडे वहाँ से चली जाती है, पर वो एक आंख वाला कौवा वेंसडे पर नजर रख रहा था। वहीं हम पक्सली और यूजिन को देखते हैं, जो सलर्प को खाना खिला रहे थे क्योंकि वो बी हाउस में वापस लौट आया था। पक्सली बताता है कि अब इसका दिमाग रीजनरेट हो रहा है और ये सब इंसानों का दिमाग खाने की वजह से था। वहीं हमें बियांका को दिखाया जाता है, जो एप्पल होलो होटल में अपनी माँ से मिलने पहुँचती है। वो सायरन सॉन्ग का इस्तेमाल करके रिसेप्शनिस्ट की यादें मिटा देती है ताकि किसी को पता न चले कि वो यहाँ आई थी। उसकी माँ ग्रेबियल काफी दुखी होती है क्योंकि वो अपनी आजीविका के लिए जो सेल्फ हेल्प अप मोरिंग सॉन्ग को चलाया करती थी, वो असल में एक स्कैम था जिससे FBI उसे ढूंढ रही थी। बियांका कहती है कि आपकी इसमें कोई गलती नहीं, सारा किया धरा आपके पति गिडियन का है। मैंने अपने सायरन पावर का इस्तेमाल करके FBI को उसे ढूंढने के काम पर लगा दिया। गिडियन ने आपकी कमजोरियों का फायदा उठाया, पर जब वो पकड़ा जाएगा तो आप आजाद होगी। वहीं नेवरमोर में वेंसडे एग्नेस के पास जाती है और पूछती है कि जब तुमने स्टोकर बनकर मुझे मैसेज किया था, तब तुमने गेलफिन का फोन अनलॉक कैसे किया। एग्नेस ने अपनी दोस्त जोसेफी का सहारा लिया था, जो किसी भी इंसान का फोटो देखकर उसके रूप में बदल सकती थी। वेंसडे गेलपिन के फोन का लॉक खोल देती है, साथ ही एग्नेस उसे एक बॉक्स देकर बताती है कि इसमें गेलपिन के घर पर मौजूद सारे सबूत हैं जो मैंने पुलिस के आने से पहले इकट्ठा किए थे। वेंसडे अब उन सबूतों को देखने लगती है और उसे पाइन क्रेस्ट में मौजूद गेलपिन के सीक्रेट केबिन का पता चलता है, पर वो यहाँ से काफी दूर था। थिंग बताता है कि हम कैंप जेरिको की मदद से वहाँ पहुँच सकते हैं क्योंकि नेवरमोर के सभी स्टूडेंट को कैंपिंग के लिए वहाँ लेकर जाया जा रहा था और इनेट भी उसमें ही जाने के लिए कपड़े पैक कर रही थी। सभी स्टूडेंट कैंपिंग के लिए तैयार हो गए थे। वेंसडे भी वहाँ जाती है। इनेट उसे देख काफी खुश होती है। अपनी खुशी को लगाम दो। अब वो सभी कैंप जेरियो के लिए निकल जाते हैं और एक फौरदार एंट्री मारते हैं। पक्सली कॉफिन में सलर्प को भी अपने साथ लाया था। वेंसडे को सलर्प के बारे में कुछ पता नहीं होता, जिससे वो ताबूत के बारे में पूछने लगी, पर तभी वहाँ उसके डेट भी आ जाते हैं। हेलो मेरे हानिकारक हथियारों। मोटेसिया भी वहाँ आई थी, पर वेंसडे उनसे बात नहीं करती क्योंकि वो उनसे काफी नाराज थी। अब सभी ने अपने अपने टेंट लगा लिए थे। गोमेज मोटेसिया से कहता है कि तुम्हें वेंसडे को वो किताब लौटा देनी चाहिए, मैं तुम्हें इस तरह उदास नहीं देख सकता। मोटेसिया कहती है कि मैं
मैं अपनी बेटी की जहरीली नफरत सह सकती हूँ पर उसे गवा बिल्कुल नहीं सकती। यूजिन जब अपने कैंप में जाता है तो ये देखकर हैरान होता है कि पगजली ने वहाँ रॉकेट लगाए हुए हैं। वो समझ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है। अंदर स्लर्प भी उस कॉफिन से बाहर निकल आया था। यूजिन पगजली से पूछता है कि स्लर्प यहाँ क्या कर रहा है। पगजली कहता है कि मैं इसे नेवरमोर में अकेला छोड़कर नहीं आ सकता था और अगर इसने भागने की कोशिश की तो मुझे रॉकेट की वजह से पता चल जाएगा। वहीं अब प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट को बताते हैं कि इस कैंपिंग की प्रथा सालों से चली आ रही है। 2 दिन के लिए हम यहाँ कैंपिंग करेंगे जिससे आप सभी में भाईचारा बढ़ेगा। पर तभी नॉर्मिस यानी इंसान वहाँ जाते हैं जो कैंपिंग करने आए थे। उनका मास्टर रॉन क्रूगर होता है जो बताता है कि मैं फिनिक्स कैडेट का मास्टर हूँ और मैंने इस कैंप को 6 महीने पहले बुक किया था और वो साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी दिखाता है और उन्हें वहाँ से निकल जाने को कहता है। तो प्रिंसिपल डॉट उन्हें भी बुकिंग पेपर दिखाकर बताते हैं कि हमने भी इस कैंप के मालिक से इस जगह की बुकिंग की थी। क्रूगर कहता है कि वो तो अब रिटायर हो चुके हैं और अब उनके बेटे सारा कारोबार संभालते हैं और उन्होंने हमें यहाँ कैंपिंग करने की परमिशन दी है, इसीलिए तुम सभी को यहाँ से निकलना होगा। और वो अपने फिनिक्स कैडेट्स को नेवरमोर का सामान फेंकने के लिए कहता है। वेंसडे कहती है कि अगर आपको और आपके निशाचरों को यहाँ कैंपिंग करनी है तो हमें हराकर दिखाओ। गेम का जो विनर होगा वो यही रुकेगा। क्रूगर मान जाता है और अब वेंसडे उन्हें गेम के बारे में बताती है कि दोनों टीम को एक एक जेफर मिलेगा। दोनों टीम में 10-10 मेंबर होंगे, 5 डिफेंडर्स और 5 अटैकर्स। खेल के नियम काफी आसान है। दोनों टीम के जेफर पर विपरीत टीम के डिफेंडर्स का कब्जा होगा। अटैकर्स को अपने टीम के जेफर को हासिल करना होगा और फिर एक आखिरी दौड़ होगी जिसमें उन्हें अपने जेफर को लुकआउट टावर के टॉप पर रखना होगा। जो टीम पहले अपना जेफर रखेगी वो जीत जाएगी। वेंसडे इस कैंप के लिए गेम इसीलिए खेल रही थी ताकि उसे यहाँ रुकने का मौका मिले और वो गेलपिन के केबिन की तलाश कर सके। क्रूगर अपने सारे स्टूडेंट से कहता है कि मैंने इन आउटकास्ट की शक्तियों का मुकाबला करने के लिए जंगल में कुछ हथियार छिपा दिए हैं जिनसे तुम भी बराबरी से इनका मुकाबला कर पाओगे। और वो बेली नाम के लड़के को अटैकर्स का लीडर बनाता है। वहीं वेंसडे ने भी अपनी टीम बना ली थी और अब दोनों टीम तेजी से निकल जाती है। क्रूगर के कैडेट डिफेंडर नोवेयर के जेफर को प्रोटेक्ट कर रहे थे। वेंसडे बियांका के साथ वहां पहुंच गई थी। बियांका कहती है कि मैं इन पर सायरन सॉन्ग का इस्तेमाल नहीं कर सकती। क्रूगर काफी चालाक था। उसने अपने सभी चेलों को खास हेडफोन दे दिए थे ताकि वो सायरन सॉन्ग से बचे रहे। वहीं एजेक्स अपने साथी डिफेंडर के साथ नॉर्मी के जेफर को प्रोटेक्ट कर रहा था। कैडेट अटैकर चालाकी से काम लेते हैं। वो एजेक्स के माथे पर निशाना लगाकर उसकी टोपी उड़ा देते हैं जिससे एजेक्स अपने ही साथी को पत्थर का बना देता है। इस तरह बेली अपने जेफर को हासिल कर लेता है। वो फ्लेयर छोड़ देते हैं जिससे सभी को पता चल जाता है कि कैडेट्स ने जेफर को हासिल कर लिया है। आउटकास्ट इससे जरा भी खुश नहीं थे। वहीं वेंसडे अपने प्लान के मुताबिक इनेड और ब्रूनो को कैडेट्स पर हमला करने भेजती है पर वो पहले ही तैयार थे। वो टेयर गैस छोड़कर उन्हें रोक देते हैं जिससे वेंसडे अब सेकंड प्लान के मुताबिक यूजिन से मधुमक्खियों का हमला करवाती है जिससे वो कैडेट्स बच नहीं पाते। और अब वेंसडे भी जेफर को हासिल कर लेती है जिससे बियांका भी जल्दी से फ्लेयर को छोड़ देती है। पर बेली जेफर लेकर काफी आगे पहुंच गया था। वो टावर पर चढ़ने लगता है जिससे क्रूगर और उसके साथी काफी खुश थे। वेंसडे दूर पहाड़ी से ये सब देख रही थी। वो चालाकी से काम लेती है और एक क्रॉसबो से रोप फेंककर सीधा वॉच टावर पर पहुंचकर सभी के होश उड़ा देती है। जेफर रखकर जीत के रंग आसमान में बिखेर दिए। मोटेसिया और सभी नेवरमोर के स्टूडेंट अपनी जीत से काफी खुश होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि वेंसडे गेलपिन के केबिन की तरफ निकल जाती है। वहीं क्रूगर अपने कैडेट्स से काफी गुस्सा था। तुम एक पिद्दी आउटकास्ट के हाथों हार गए जो एक लड़की थी, पर हम फिनिक्स हैं जो अपनी हार के बाद अपनी ही राख से वापस उभरता है, इसीलिए हम हार नहीं मानेंगे। आज रात फिर से जेरेको कैंप पर कब्जा जमाएंगे। सभी उसकी बात समझ जाते हैं। वहीं वेंसडे जंगल के बीच बने गेलपिन के केबिन पर पहुंच जाती है जहां उसे टाइलर के कुछ फोटो मिलते हैं पर कहते हैं कि हर आईने के पीछे राज छिपे होते हैं। जब वो मिरर पलटती है तो वहाँ काफी सारे मरे हुए आउटकास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो विलो हिल जेल के ही कैदी थे जिनमें कुछ 15 साल पहले मरे थे और गेलपिन ने इन सब का कलेक्शन लोइस से जोड़ रखा था। वेंसडे समझ जाती है कि वो मास्टरमाइंड एवियन जरूर लोइस नाम की कोई लड़की होगी जो ही आउटकास्ट को अपना निशाना बना रही है और वहीं इनेट को भी मारना चाहती है। वेंसडे उन न्यूज़पेपर को छूकर अपनी इविल आई का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है पर उसे कुछ नजर नहीं आता। वो सोचती
सोचती है कि सिर्फ गुडी की किताब से ही मैं अपनी दुष्ट दृष्टि को वापस पा सकती हूँ, इसीलिए मुझे टेढ़ी उंगली करके ही उस किताब को वापस पाना होगा। वो उन आउटकास्ट कैदियों की तस्वीरों को वहाँ से निकालने लगती है। एक आंख वाला कौवा भी ये सब देख रहा था। मोटेसिया अपने कमरे में तैयार हो रही थी, तभी वेंसडे वहां पहुंच जाती है और उन्हें कहती है कि आपने मेरी गुडी की किताब चुराई, मैं उसे लौटाने का आपको एक आखिरी मौका देती हूं। मोटेसिया कहती है कि मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें वो नहीं लौटाऊंगी, जिस पर वेंसडे कहती है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। वो उन्हें डुएलो ए सिएगास की चुनौती देती है, जो ब्लाइंड फोल्डेड डुअल की तरह होता है। ये एडम फैमिली की ट्रेडिशनल फाइट थी, जिससे वो किसी भी किस्से को सुलझाया करते थे। मोटेसिया उसकी चुनौती स्वीकार कर लेती है। वहीं क्रूगर अपने सभी कैडेट के साथ नेवरमोर के टेंट पर कब्जा करने के लिए आ गया था। कैडेट उसे कहते हैं कि हम गलत कर रहे हैं, कायदे से उन्होंने हमें हराया है, पर क्रूगर उनकी नहीं सुनता। वो सबसे पहले पक्सली के टेंट में जाता है। वहाँ फायरवर्क से एक्टिवेट हो जाते हैं। टेंट में ज़ॉम्बी स्लर्प को देख वो काफी ज्यादा डर गया। स्लर्प उसका भेजा निकाल कर खा जाता है। सभी कैडेट डर कर भागने लगते हैं। फायरवर्क्स को देख पक्सली समझ गया था कि टेंट में जरूर कुछ गड़बड़ है। वो जब टेंट में आता है तो स्लर्प वहाँ नहीं था, बस क्रूगर की लाश थी। एंग्रेस भी वहाँ जाती है। पक्सली उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि मैं वेंसडे के छोटे मोटे काम करके उसका दिल जीत रही हूँ, और वो स्लर्प को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वहीं वेंसडे और मोटेसिया लड़ने के लिए जंगल के बीच में आ जाती है। मोटेसिया कहती है कि इस खेल का फैसला आखिरी फैसला होगा। दोनों अपने सीने पर कांच के दिल लगा लेती है। वेंसडे कहती है कि जो पहले तलवार से कांच का दिल तोड़ेगा वो जीत जाएगा। अगर मैं जीती तो आप मुझे गुडी की किताब लौटा दोगी। मोटेसिया कहती है कि अगर मैं जीती तो उस किताब को जला दूंगी। दोनों आंखों पर पट्टी बांधकर लड़ने लग जाती है। वेंसडे अपनी माँ को कड़ी टक्कर दे रही थी। वहीं गोमेज कैंप में बने जंग लगे बाथरूम में नहा रहा होता है। तभी स्लर्प कुल्हाड़ी लेकर वहां पहुंच जाता है और गोमेज को मारकर उसका बेजा खाने की कोशिश करता है, पर तभी पक्सली अपनी पहाड़ से उसे बाहर फेंक देता है। सभी स्टूडेंट डरकर भागने लगते हैं। स्लर्प अब कुल्हाड़ी लिए जंगल की तरफ बढ़ने लगा। वेंसडे और मोटेसिया में अभी भी फाइट चल रही थी। मोटेसिया को ऐसे पेतरे पता था जो वेंसडे नहीं जानती, इसीलिए वो उसके सीने पे लगा दिल तोड़कर जीत जाती है। तभी ज़ॉम्बी मोटेसिया को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर वेंसडे शॉट फेंककर मोटेसिया को बचा लेती है। अब पुलिस वहां आकर ज़ॉम्बी को पकड़कर विलो हिल के लिए भेज दिया जाता है। वेंसडे परेशान थी क्योंकि अपनी माँ से हारने के बाद ये बात साफ थी कि वो अब गुडी की किताब हासिल नहीं कर पाएगी और ना ही उसकी शक्तियां काम करेगी। तभी उसकी नजर उस कोए वाले एवियन पर जाती है जो हर पल वेंसडे पर नजर रख रहा था। वेंसडे को काफी चिंता हो रही थी क्योंकि वो कभी भी इनेट को मार सकता था, इसीलिए अब वेंसडे को जल्द से जल्द लोइस को ढूंढना था। सभी मरे हुए कैदी जिन पर गेल्विन नजर रख रहा था वो विलो हिल से थे, इसीलिए अब उसे विलो हिल से ही लोइस के बारे में पता चल सकता था। वहीं विलो हॉल में अब थोर्निल को दिखाया जाता है, जिसे मिस फेयरबर्न अपने ऑफिस में बुलवाती है। वो पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर तुमने टाइलर के साथ क्या किया जो वो इतना बुरा बन चुका है। मैं उसका इलाज करना चाहती हूँ। थोर्निल मान जाती है, पर वो कहती है कि इसके बदले में तुम्हें मुझे टाइलर से मिलवाना होगा। फेयरबर्न उसे टाइलर के सेल में लेकर जाती है। थोर्निल टाइलर को देख काफी खुश होती है, पर टाइलर उसे देख बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो हाइड में ट्रांसफॉर्म होकर उसकी गर्दन पकड़ लेता है। थोर्निल कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो, पर मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें यहाँ से जरूर बाहर निकालूंगी। टाइलर उसे दूर फेंक देता है। थोर्निल खुश हुई, यही सब तो उसे देखना था। वहीं वेंसडे विलो हिल के उन मरे हुए लोगों में से एक पेट्रिशिया की अस्थियों का कलश बाहर निकालती है। उसकी नानी भी वहां आ गई थी। वेंसडे उन्हें देख खुश होती है। ग्रेसिल्डा उसे कहती है कि तुमने मुझे फोन किया और मैं ना आती। वो उस कलश को लेकर पूछती है कि तुम्हारी दिलचस्पी इस पेट्रिशिया रेडकार की अस्थियों में कैसे जागी। वो बताती है कि मेरी तहकीकात में इनका नाम आया है और वो उन्हें वो सभी पपेट दिखाती है जिनमें विलो हिल के सभी मरीजों को श्रद्धांजलि दी गई थी। ग्रेसिल्डा कहती है कि तुम्हारा इन सब से क्या लेना देना है। वो बताती है कि मुझे अपने रूममेट की मौत दिखाई दी, उसका जरूर इससे कोई वास्ता है, और वो उस कलश को खोलकर देखती है। उसकी स्मेल सुनकर उसे पता चलता है कि उसमें इंसानों की हड्डियां नहीं है। तभी वो कौवा उन न्यूज़पेपर के टुकड़ों को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। वेंसडे उसके पीछे भागती है,
पर वो एवियन अपने कुएं के साथ वहाँ से निकल जाता है और वेंसडे कुछ नहीं कर पाती, इसीलिए अब वो अपने नानी से इस कब्रिस्तान को खरीदकर पता लगवाने की कहती है कि इन सभी विलो हिल के मरीजों को कब और किसकी देखरेख में दफनाया गया था। वेंसडे अब नेवरमोर में आ चुकी थी, पर वहाँ वो एक आंख वाला कौवा मौजूद था। वेंसडे कहती है कि अब वो एवियन हमारे सारे प्लान के बारे में जानते हैं, तो हमें अब विलो हिल से ही सच्चाई पता करनी होगी कि ये लोइस कौन है, जिसके लिए वो अपने अंकल फेस्टर को टावर में मिलने बुलाती है और उन्हें कहती है कि अंकल आपको विलो हिल में घुसना होगा और लोइस को ढूंढना है। एंग्रेस भी वहाँ गई थी, जिसके बारे में फेस्टर को पता चल गया था। वो उसे कहते हैं कि मेरी नजर से कोई नहीं बच सकता, इसीलिए दबे पैर चला करो। वो उन्हें विलो हिल का ब्लूप्रिंट दिखाकर बताती है कि लोइस कोई भी हो सकती है, इसीलिए आपको उसे वहाँ हर जगह ढूंढना होगा। याद रहे कि डॉक्टर फेयरबर्न को पता न चले कि आप मेरे अंकल हैं। फेस्टर कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं पहले भी वहाँ जा चुका हूँ। तुम्हारी माँ ने मुझे ओफेलिया के लिए वहाँ भेजा था, पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो पहले ही भाग चुकी थी, इसीलिए मुझे काफी तजुर्बा है। वो एक नकली आईडी के साथ एप्पल होटल ठहरते हैं और कुछ ही देर बाद उनके चिल्लाने की तेज आवाजें आने लगी। सभी काफी ज्यादा डर गए। रिसेप्शनिस्ट शेरिफ सेंटियाओ को वहां बुला लेती है। सेंटियाओ 3 ऑफिसर के साथ वहां आती है और वो सभी कमरों को खाली करवाने की कहती है, जिससे वो उस रूम में भी चले जाते हैं जिसमें बियंका की माँ छिपी हुई थी। वहीं फेस्टर मजे से ना रहा था और अब वो सेंटियाओ के आगे सरेंडर कर देता है। सेंटियाओ को उसके पास कई सारे फेक पासवर्ड और लाइसेंस बरामद हुए थे और फेस्टर पागलों जैसी हरकतें कर रहा था, जिससे सेंटियाओ उसे विलो हिल में भेजने का फैसला करती है। पर अभी उसका साथी ऑफिसर कहता है कि पीछे मौजूद यह औरत भी हमें होटल से ना इसके चेकिंग का कोई रिकॉर्ड मिला, ना ये कुछ बोल रही है। वहीं वेंसडे अपनी माँ के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आंटी ओफेलिया को विलो हिल भेजा गया था, पर आपने इसका जिक्र कभी नहीं किया। मोटेसिया बताती है कि जब ओफेलिया डेथ क्लास में थी, वो स्कूल के बाहर चीखती हुई मिली। उसके आंखों से काले आंसू बह रहे थे। उसने अपनी शक्तियों को कुछ ज्यादा ही आजमा लिया था, इसीलिए उसे विलो हिल भेजा गया। मैंने अपनी माँ यानी तुम्हारी नानी से भीख मांगी कि ओफेलिया विलो हिल में सिर्फ बीमार पड़ती रहेगी, पर उन्होंने मेरी एक ना सुनी, क्योंकि उनकी दिलचस्पी चीजें सुलझाने से ज्यादा दफनाने में है। तभी उसकी माँ वहाँ जाती है। मोटेसिया हैरान हुई पूछती है कि माँ आप यहाँ किस दुख में आई हैं? वो बताती है कि मैं यहाँ वेंसडे को कब्रिस्तान के कागजात देने आई हूँ जो मैंने उसके लिए खरीदा है। और वो वेंसडे को बताती है कि उस कब्रिस्तान में उन मरे हुए लोगों के डेथ सर्टिफिकेट पर अगस्टस स्टोनहर्ट्ज के साइन है। वेंसडे वहाँ से चली जाती है। ग्रेसिल्डा मोटेसिया से कहती है कि मैं जानती हूँ कि इस बार स्कूल ने चंदा इकट्ठा करने का जिम्मा तुम्हारे ऊपर सौंपा है ताकि तुम मुझसे डोनेशन ले सको। मुझे वैसे डोनेशन देने में कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी एक शर्त है कि वेंसडे को गुडी की किताब लौटा दो। मोटेसिया उस किताब को बाहर निकाल लेती है, पर वो कहती है कि मैं परिवार का सौदा नहीं करती और उस किताब को आग में फेंक देती है। ग्रेसिल्डा को काफी गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। वहीं बियांका और एजेक्स को गाला फंडिंग इन्विटेशन को लिफाफे में डालकर सील करने का काम दिया गया था और ओरलोफ उन पर नजर रख रहे थे। तभी बियांका को अपनी माँ का मैसेज आता है, जिससे उसे पता चलता है कि उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया है। बियांका पर्सनल काम से बाहर जाने के लिए प्रिंसिपल से परमिशन मांगती है, पर वो मना कर देते हैं और बोलते हैं कि इस वक्त इनविटेशन कार्ड से जरूरी और कुछ नहीं है। बियांका को परेशान देख एजेक्स इसकी वजह पूछता है। वो बताती है कि मेरी माँ मुसीबत में है और अगर मैंने उन्हें नहीं बचाया तो उनकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एजेक्स अपने स्नेक हेड को खोलकर ओरलोफ को थोड़े समय के लिए पत्थर बना देता है। वहीं पुलिस बियांका की मां से पूछताछ कर रही थी, पर वो कुछ जवाब नहीं दे रही होती। तभी बियांका एजेक्स के साथ वहां जाती है और वो सायरन सॉन्ग का इस्तेमाल करके उनकी आंखें मिटा देती है। अब एजेक्स और बियांका उन्हें लेकर नेवरमोर की खुफिया सुरंगों से ओल्ड क्लासरूम में ले आते हैं ताकि वो वहां सुरक्षित रहें। वहीं फेस्टर को विलो हिल में पहुंचा दिया गया था, जहां वो लोइस की तलाश कर रहा होता है। उसे लोइस नाम की लंच लेडी नजर आ जाती है जो विलो हिल में ही काम किया करती थी। दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, पर फेस्टर को पता चलता है कि उसका नाम लोइस नहीं बल्कि लुइस होता है। वहीं एग्नेस ने अगस्टस स्टोनहर्ट्ज के बारे में सब पता लगा लिया था और वेंसडे को बताती है कि विलो हिल के नॉर्मी हेड डॉक्टर हुआ करते थे, पर उससे पहले वो नेवरमोर में साइंस पढ़ाते थे, पर फिर उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, जिससे वो विलो हिल में ही एक पेशेंट के रूप में जिंदगी गुजार रहे हैं। इनेट वेंसडे को एग्नेस के साथ देखकर काफी खुशा होती है। वो
वेंसडे से कहती है कि क्या अब तुम्हें मुझसे ज्यादा वो पगलू एग्नेस अच्छी लगने लगी है। वो एवियन वहाँ अपने सैकड़ों कोहो के साथ आ चुका था। वेंसडे समझ जाती है कि वो इनेट को मारना चाहता है, इसीलिए वो उसे टेबल के पीछे छिपा लेती है। सभी बच्चे कोहो से डरकर भागने लगते हैं। प्रिंसिपल अपने फायर से उन काले परिंदों को मारने लगते हैं। तभी वो एक आंख वाला कोआ थिंग को उठाकर अपने साथ ले जाता है। प्रिंसिपल उस पर हमला करते हैं, जिससे वो क्रो थिंग को छोड़ देता है, पर वो नीचे गिरने लगता है। इनेट उसे बचा लेती है। वहीं फेस्टर लोइस का पता करते हुए स्टोनर्स से मिलता है, जो उसे लोइस के कमरे की तरफ इशारा करके बता देते हैं कि लोइस वहाँ है, पर वो नॉन मेंटेनेंस रूम था। फेस्टर उन्हें रूम में छोड़ने के लिए जाने लगता है। थॉर्निल फेस्टर को देख पहचान जाती है कि वो वेंसडे का अंकल है, इसीलिए वो फेयरबर्न को इस बारे में बता देती है। फेस्टर उसे नॉन मेंटेनेंस रूम में जाने वाला था, पर फेयरबर्न उसे बंदी बना लेती है और उसे स्लर्प के साथ कैद कर दिया जाता है। थिंक फेस्टर पर नजर रख रहा था, इसलिए वो वेंसडे को बता देता है कि फेस्टर अंकल पकड़े गए हैं। वेंसडे उसे कहती है कि हमें अंकल को किसी भी हाल में बाहर निकालना होगा। वो एग्नेस और इनेट के साथ प्लान बनाती है कि मिस कबरी आज विलो हिल में म्यूजिक सिखाने के लिए जाने वाली है, इसीलिए मैं चोरी छिपे उनके साथ वहां पहुंच जाऊंगी और फिर फेस्टर की प्रेमिका लुइस मुझे फेस्टर के रूम तक पहुंचा देगी। पर प्रॉब्लम यह थी कि विलो हिल के गेट पर गाड़ियों की तलाश ली जाती है, इसीलिए एग्नेस तुम्हें उनका ध्यान भटकाना होगा। वेंसडे अब प्लान के अनुसार चुपके से मिस कबरी की कार में बैठ जाती है और जब विलो हिल में चेकिंग की जाती है तब चालाकी से एग्नेस बाथरूम में बॉम्ब रख देती है, जिससे तेज धमाका होता है। गार्ड्स का ध्यान भटक गया और वेंसडे अंदर पहुंच जाती है, जहां वो लुइस की मदद से फेस्टर के सेल तक पहुंचती है और उन्हें आजाद कर लेती है। अब वो लुइस की तलाश में निकल जाते हैं, पर तभी ज़ॉम्बी की चेन भी खुल जाती है, जिससे वो ऑफिसर पर हमला करके उनका दिमाग खाने लग जाता है। वहीं मिस कबरी पियानो बजा रही थी, जिससे डॉक्टर फेयरबर्न और बाकी कैदी बाहर की आवाज को सुन नहीं पा रहे थे, पर अचानक अलार्म बज जाता है। ऑफिसर बताता है कि ज़ॉम्बी भाग निकला। सभी काफी घबरा जाते हैं। वेंसडे अब उस लोइस वाले कमरे में आ जाती है, पर वहाँ कुछ नहीं होता। लेकिन वेंसडे को वहाँ खुफिया दरवाजे का पता चल जाता है और जब वो अंदर जाती है तो वहाँ लोइस लिखा होता है, जिसका मतलब लॉन्ग टर्म आउटकास्ट इंट्रीगेशन स्टडी था। यानी लोइस कोई लड़की नहीं बल्कि एक खुफिया प्रोग्राम था जो स्टोनहर्ट से चलाया करते थे। वहाँ पर 6 सेल बने होते हैं, जिनमें आउटकास्ट कैदियों को बंदी बनाया हुआ था, जिनमें वो पेट्रिशिया रेडकार भी थी। वेंसडे समझ आती है कि इन्हें मुर्दा घोषित कर दिया गया ताकि इन पर चोरी छिपे एक्सपेरिमेंट किए जा सके। गेलपिन को डर था कि कहीं उसके बेटे टाइलर के साथ ऐसा ना हो, इसीलिए वो इस प्रोग्राम की सच्चाई सामने लाना चाहता था। वहाँ एक सेल में डरी सहमी हुई एक औरत भी मौजूद थी, जो और कोई नहीं बल्कि टाइलर की माँ फ्रैंकोइस होती है, पर वेंसडे उन्हें नहीं पहचानती। अब वहाँ वो एवियन किलर भी आ जाती है। वो नकाब हटाती है तो पता चलता है कि वो जूडी होती है, जो स्टोनहर्ट्स की बेटी थी। वो बताती है कि मेरे पिता को आउटकास्ट से मोहब्बत थी और वो खुद आउटकास्ट बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आउटकास्ट को बंदी बनाकर एक्सपेरिमेंट किए ताकि उनकी शक्तियां नॉर्मी यानी इंसानों में ट्रांसफॉर्म कर सके। और मैं खुद उनकी टेस्ट सब्जेक्ट बनी। मैं पैदाइशी नॉर्मी थी, पर मेरे पिता की बदौलत में एक एवियन बनी और अब ये काले परिंदे मेरी हर एक इच्छा को पूरी करते हैं। अब तुम दोनों को मरना होगा। पर फेस्टर चालाकी से अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे एक तेज झटके से सारे विलो हिल की बिजली चली जाती है और अब सारे असाइलम खुल चुके थे, जिससे वो सालों से एक्सपेरिमेंट किए गए सभी आउटकास्ट बाहर आ जाते हैं और वो जूडी को नोचकर मारने लगते हैं, पर वो बचकर भाग जाती है। टाइलर की माँ फ्रैंकोइस डरने की वजह से अभी भी बाहर नहीं आ रही थी, पर वेंसडे उन्हें बाहर लाती है। पूरे विलो हिल में केओस मच चुका था। स्लर्प लोगों को मारकर उनका भेजा खा रहा था। थॉर्निल टाइलर को बचाने के लिए उसके सेल में पहुंच जाती है और उसे आजाद कर देती है। वो उसे गले लगाकर कहती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। पर टाइलर गुस्से में उसे जकड़ने लगता है और बोला, तुम मेरी माँ नहीं मास्टर है, तेरी वजह से मैं यहाँ कैद था, अब तुझे मरना होगा। थॉर्निल कहती है कि मेरी बदौलत तुम इतने माहिर बने, मैंने तुम्हारी काबिलियत निखारी है। तो टाइलर भी उसे भागने का एक मौका देता है। थॉर्निल तेजी से भागने लगती है, पर टाइलर एक हाइट में बदलकर उसका पीछा करने लगता है और अपने पंजे से उसे मार डालता है और वहाँ से निकलने लगता है। विलो हिल के सारे मरीज अब वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं फेयरबर्न स्टोनहर्ट्स को लेकर अपने ऑफिस में आ गई थी, पर ज़ॉम्बी स्लर्प पहले से ही वहाँ मौजूद था, जो फेयरबर्न को मारकर उसका भी भेजा खा जाता है। इतने सारे लोगों को खाने के बाद
सेलरबी की बॉडी काफी हद तक सही हो चुकी थी। वो स्टोनर्स के पास आता है और उसे अपना फ्रेंड बनाता है। स्टोनर्स काफी डर जाता है और अब वो उसे भी अपना शिकार बना लेता है। वेंसडे फ्रैंकोइस के साथ वहाँ से निकल रही थी, तभी टाइलर भी वहाँ आने लगता है, इसीलिए वेंसडे उन्हें वहाँ से भगा देती है। टाइलर वेंसडे से काफी गुस्सा था, वो उस पर गुर्राने लगा और अगले ही पल वेंसडे खिड़की से बाहर आ गिरी। पुलिस भी अब वहाँ आ चुकी थी। वेंसडे का काफी सारा खून बह चुका था। पुलिस ऑफिसर टाइलर पर शूट करने लगते हैं, पर वो ऑफिसर पर हमला करके वहाँ से निकल जाता है। थिंग वेंसडे को उठाने की कोशिश करता है, पर वो नहीं उठती। नेक्स्ट पार्ट जल्दी देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।